हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज का हमारा टारगेट क्या है। क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन यानी विलेयन का ये वीडियो फर्स्ट सेकंड है। इसके पहले हमने वीडियो फर्स्ट में विलेयन के बारे में पढ़ा था और वहां विलेयन का प्रकार चल रहा था, तो हमने वहां दो प्रकारों को पढ़ा था। अब ये तीसरा प्रकार हम वीडियो सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलेयन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके प्रकारों को हमने पढ़ा। उसके बाद दूसरा हमारा था कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां हमने उसको पढ़ा। अब तीसरा प्रकार है हमारा कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी को हमको आज पढ़ना है वीडियो सेकंड में। ठीक है, और उसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी का नियम पढ़ेंगे और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। यहां हमको दो चीज पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो तीसरा प्रकार था विलेयन के प्रकार में। यहां हमको पढ़ना है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन के प्रकार को पढ़ना है। और ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा हमको ये पढ़ना है कि हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, तो हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे, हेनरी के नियम की सीमाएं पढ़ेंगे और उसके अलावा उनका जो हेनरी के नियम का अनुप्रयोग है उसको पढ़ना है। ये इतना हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रकार हमारा है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन जो होता है वो 9 प्रकार का होता है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलेयन 9 प्रकार के होते हैं। नौ प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, आप जानते हैं विलेयन के दो ही अवयव होते हैं। एक हमारा विलेय होगा और दूसरा हमारा विलायक होगा। एक विलेय होगा और दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। ये तो हम लोग जानते हैं कि विलेयन जो है दो अवयव से मिलकर बना होता है, एक विलेय एक विलायक। यानी ये हो जाएगा सॉल्यूट और ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट दो लोग हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर अवस्था की बात करें तो अवस्थाएं हम लोग जानते हैं 3 होती है। विलेय जो है ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है या फिर जो है गैस में हो सकता है। विलायक भी ऐसे होगा, हो सकता है ठोस में हो या द्रव में हो या फिर गैस में हो। अब देखिए कैसे 9 प्रकार होगा। जैसे मान लीजिए अगर ठोस की बात करें, इनकी बात करें ठोस की, तो ये जो ठोस है ये इसको ठोस में भी मिलाया जा सकता है, तब भी विलेयन बन जाएगा। ठोस का ठोस में विलेयन एक प्रकार हो गया। इसी ठोस को हम लोग द्रव में मिलाएंगे तो ठोस को द्रव में मिलाने पर विलेयन जो बनेगा दूसरा प्रकार हो जाएगा। और इनको हम लोग गैस के साथ भी घोल सकते हैं, तो 3 प्रकार यहां हो गया। 3 यहां मिला, ऐसे 3 यहां भी मिलेगा, 3 3 6 और ऐसे 3 यहां भी मिलेगा। यानी टोटल जो प्रकार हमारा बन जाएगा वो 9 प्रकार के विलेयन हो जाएंगे इस आधार पर। ठीक है, तो चलिए बारी बारी सबके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी प्रकारों को देखते हैं। पहले हमने बताया कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो अवयव दो होते हैं, एक विलेय होगा या विलायक होगा। देखिए, विलेय या तो ठोस अवस्था में होगा या द्रव अवस्था में होगा या फिर गैस अवस्था में। भौतिक अवस्था यही होगी। विलायक की भौतिक अवस्था भी यही होगी। देखिए, पहले अगर हम लोग ठोस को ठोस में घोलेंगे तो पहला प्रकार होगा। देखिए, पहला प्रकार हमारा है
ठोस का ठोस में विलयन। पहले हमने क्या किया, ठोस को ठोस में बोल दिया। तो इसका एग्जांपल है जैसे Cu में जड़यन, ठीक है, यानी कॉपर धातु को जिंक में मिलाया गया है, तो वो भी ठोस में है, जड़यन भी ठोस में, तो इसमें आपका बनता है हमारा पीतल। कॉपर को जब जिंक में मिलाया जाता है तो क्या बनता है, पीतल। तो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा प्रकार देखिए, ठोस को हमने घोल दिया द्रव में, तो ठोस का द्रव में विलयन, तो इसका एग्जांपल हो गया जल प्लस नमक, जल प्लस नमक। अब देखिए तीसरा प्रकार, ठोस को गैस में घोला गया, ठीक है, ठोस को गैस में, इसका एग्जांपल है वायु प्लस धुआं। आगे देखिए तीन प्रकार हमारे हो गए। चौथा प्रकार देखिए, द्रव को ठोस में घोला गया, द्रव को ठोस में, तो इसका एग्जांपल हमारा है जैली, सोने में पारा। देखिए सोने में पारा का मतलब ये हमारा बन जाता है गोल्ड अमलगम, यानी किसी धातु को अगर पारे में मिलाया जाता है, जो सक्रिय धातु होती है तो अमलगम बनाती है, तो ये हमारा बन जाएगा AuHG, यानी गोल्ड अमलगम। अगला प्रकार, पांचवा प्रकार है द्रव का द्रव में विलयन। देखिए जैसे जल में अल्कोहल, ये हमने एथेनॉल का सूत्र लिखा है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, किसी प्रकार के मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, किसी को भी आप जल में घोल सकते हैं, उसका एग्जांपल यही हो जाएगा कि द्रव का द्रव में विलयन। ठीक, अगला प्रकार हमारा है द्रव का गैस में विलयन, यानी वायु में नमी। जैसे वायु में नमी का एग्जांपल क्या है, द्रव में गैस, ठीक, का विलयन। अगला प्रकार सातवां हमारा है गैस का ठोस में विलयन, जैसे पीडी में H2 गैस। अब देखिए पीडी का मतलब होता है पैलेडियम, पैलेडियम एक हमारा तत्व है जो कि ठोस अवस्था में है, उसमें हाइड्रोजन गैस, तो ये हमारा एग्जांपल बन गया कि जो है गैस का ठोस में विलयन। अगला है आठवां है गैस का द्रव में विलयन, यानी जल में CO2, जल में CO2। जल में CO2 का एग्जांपल आप कह सकते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स मान लीजिए एक प्रकार का सोडा वाटर होता है, उसको उसके बोतल को जब बंद करते हैं तो उसमें हाई प्रेशर से CO2 गैस डालते हैं, ठीक है, तो ये भी एग्जांपल हो गया हमारा गैस में द्रव का विलयन। ठीक, अगला लास्ट प्रकार हमारा नौवां प्रकार है गैस का गैस में विलयन, जैसे N2 प्लस O2। N2 प्लस O2 का उपयोग आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर में किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो चाहे वो गोताखोर होते हैं जो सिलेंडर लेके जाते हैं, या फिर जो है वो आरोहक जो होते हैं वो लेके जाते हैं, उसमें आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में N2 प्लस O2 भरा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला टॉपिक हमारा है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। विलेयता क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखिए विलेयता क्या है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में पूरी तरह से घुल जाए, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, यानी जितना विलेय 100 ग्राम विलायक में पूरी तरह से घुल जाए वही उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अगला टॉपिक देखिए, कह रहा है कि गैसों की द्रव में विलेयता। आगे हमको पढ़ना है कि गैसों में द्रव की विलेयता, गैसों में द्रव की विलेयता क्या होती है। देखिए वैसे तो
अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। जैसे ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो जल में जो है कम विलेय होता है, कम घुलनशील होता है। वहीं पे जो हमारे HCl है और CO2 है ये जल में ज्यादा घुल जाता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण होता है अवशोषण गुणांक। जिस द्रव का जो है अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा जल में विलेय होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अलग अलग गैसों की, चलिए यहीं से लिखते हैं, अलग अलग गैसों की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो यहां देखिए कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जैसे O2 यानी ऑक्सीजन जल में कम विलेय होता है, कम घुलनशील होता है। कम घुलनशील होता है, जबकि वहीं पे हमारा HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक, वो भी गैस अवस्था में, और एंड CO2 है, ये जल में अधिक विलेय होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कारण क्या होता है, कारण हम लोग यहां नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि जिस गैस का अवशोषण गुणांक, जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। अधिक होगी। अब देखिए यहां पे ये हमारा जो अवशोषण गुणांक होता है, पहले देखते हैं अवशोषण गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये चीज हमारी क्या है, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो ये होता है एनटीपी पर किसी विलायक के, एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन, निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन। इसका मतलब देखिए कह रहा है कि एनटीपी पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का आयतन, यानी एनटीपी का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ये जो द्रव है उसमें उसके निश्चित आयतन में कितनी गैस घुली हुई है, ये इस पे डिपेंड करता है, जिसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण गुणांक। यानी सामान्य ताप दाब जो है एनटीपी जो है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, यानी विलायक के निश्चित आयतन में गैस का कितना आयतन घुला है, उसी को हम लोग कहते हैं अवशोषण गुणांक। और किसी गैस का अवशोषण गुणांक जितना ज्यादा होगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। जितना ज्यादा अवशोषण गुणांक होगा वो गैस उतना ही ज्यादा द्रव में विलेय होगा। किसी भी लिक्विड की बात होती है, मान लीजिए जल की बात करेंगे तो जैसे ऑक्सीजन, अगर
जल की बात करें तो ऑक्सीजन हमारी गैस है, तो ऑक्सीजन जो है जल में, अगर हम विलायक जल बोले तो ऑक्सीजन जो है जल में कम विलय होता है। वहीं पे जो है हमारा CO2 है और HCl है, ये दोनों ज्यादा विलय होते हैं। कारण यही होता है कि ऑक्सीजन का जो अवशोषण गुणांक होता है वो कम होता है, लेकिन वहीं पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ये HCl है, इनका अवशोषण गुणांक ज्यादा होता है, तो ये जल में ज्यादा विलय होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। तो हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। देखिए हेनरी क्या कहते हैं, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, इनका कहना है कि जितना गैस को दाब दिया जाएगा उतना वो गैस जो है द्रव में विलय हो जाएगा। जितना आप गैस को प्रेशर देंगे, जितना दाब उस पर लगाएंगे, उतना ही ज्यादा वो गैस उस द्रव में विलय होगी। इनका कहना यही है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिलेंडर है, ठीक है, लाइट कट गई है। थोड़ा बीच में आवाज की मिसिंग है, आवाज थोड़ा सा बीच में नहीं आया होगा, तो फिर से इसको समझ लेते हैं हम लोग। मान लीजिए ये हमारा कोई सिलेंडर है, ये हमारा कोई सिलेंडर है। अब देखिए इसमें नीचे जो है द्रव है और ये ऊपर गैस भरा गया है। अब देखिए
हेनरी ने यही बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है, यानी जितना दाब दिया जाएगा वो गैस द्रव में उतना ज्यादा विलेय होगी, यही कहना। तो ये देखिए द्रव है और ऊपर गैस है, तो बाहर से जितना हम प्रेशर देंगे, जितना दाब देंगे, उतना ही ये गैस द्रव में विलेय होगी। इनका कहना यही है, प्रेशर बाहर से जितना दिया जाएगा, दाब जितना दिया जाएगा, ये गैस उतना ही इस द्रव में विलेय होगी। यही होता है हेनरी का नियम। तो मान लीजिए कि ये गैस की जो द्रव में विलेयता यानी मात्रा है यम है और गैस का दाब पी है, तो यम समानुपाती हो जाएगा पी के। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं किसी गैस की जो द्रव में विलेयता है वो गैस के दाब के समानुपाती है। इसको हम मान लेते हैं यम से और दाब को मान लेंगे पी से, तो यम समानुपाती हो जाएगा पी के। तो इस चिन्ह को हटाते हैं समानुपाती चिन्ह को, तो एक नियतांक जोड़ते हैं के, तो यम इज इक्वल टू हो जाएगा के पी, जहां एम जो है घुली गैस की मात्रा है, पी साम्य पर गैस का दाब है और के जो है समानुपाती स्थिरांक है। ठीक है, अब देखिए इसी बात को डाल्टन ने बताया। डाल्टन ने कहा कि किसी गैस की विलेयता, या उसी को इन्होंने मोल प्रभाज कह दिया, जो किसी गैस की विलेयता होती है उसको इन्होंने मोल प्रभाज मान लिया, जिसको हम लोग दिखाते हैं एक्स से। मोल प्रभाज किसे दिखाते हैं? एक्स से। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि किसी गैस की विलेयता जो है या मोल प्रभाज गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। इनका कहना है कि जो मोल प्रभाज होता है वो गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करता है। फिर उन्होंने बताया कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब P होता है वो गैस के मोल प्रभाज यानी X के समानुपाती होता है। इनका कहना यह है। इसका मतलब ये हो गया कि जो है ये हमारा P है, दाब P और मोल प्रभाज X, गैस लिख देते हैं। गैस का मतलब X का मतलब मोल प्रभाज से और गैस का मतलब गैस का मोल प्रभाज, तो ये आंशिक दाब जो है ये समानुपाती हो जाएगा X गैस के, यानी गैस के मोल प्रभाज के। ठीक है, इसको हम लोग हटाते हैं समानुपाती चिन्ह, तो एक नियतांक जुड़ेगा KH, KH इंटू हो जाएगा X गैस। KH जो है हमारा हेनरी स्थिरांक है। ठीक है, आइए इधर समझते हैं। अब देखिए, अब डाल्टन के अनुसार अब P बराबर KH इंटू एक्स गैस, यहां देखिए P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स गैस। ठीक है, तो इनको इधर लाइए, तो यहां हो जाएगा P अपान एक्स गैस इज इक्वल टू KH, ये हमारा हो जाएगा, जहां ये जो हमारा KH है ये हेनरी स्थिरांक है, हेनरी स्थिरांक। एक बात और समझिए, अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जितने गैस हैं सबके लिए जो है हेनरी स्थिरांक का मान सेम होगा, नहीं नहीं, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होगा हेनरी स्थिरांक का मान। ठीक है, इतना आप लोग नोट करिए, तब आगे आपको समझाते हैं। चलिए, अभी हमने बताया कि अलग अलग गैसों के लिए जो हेनरी स्थिरांक का मान होता है अलग अलग होता है। ठीक है, तो पॉइंट में हमने लिखा है कि KH यानी हेनरी स्थिरांक का मान, ये KH है, सभी गैसों के लिए अलग अलग होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है यदि KH का मान अधिक होगा तो विलेयता कम होगी, यदि KH का मान ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी। इसका मतलब क्या हो गया? अभी अभी हमने पढ़ा है कि PH अपान एक्स गैस इज इक्वल टू KH। अब देखिए ये जो मोल प्रभाज है इसी को हम लोग विलेयता कहते हैं। अब ये देखिए KH के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनका मान बढ़ेगा, हेनरी स्थिरांक बढ़ेगी, तो विलेयता घट जाएगी, और अगर हेनरी स्थिरांक का मान जो है कम होगा तो विलेयता ज्यादा होगी। कहने का मतलब ये KH जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एक्स गैस यानी विलेयता के। इसका मतलब अगर इसका मान ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी, और अगर इसका मान कम होगा तो विलेयता ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये दोनों मुख्य बिंदु हैं। एक बात और, अगर हम लोग क्या करें कि मोल प्रभाज और आंशिक दाब के बीच ग्राफ खींच दिया जाए,
चलिए समझते हैं इसको भी। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग मोल प्रभाज को लेते हैं, एक्स गैस इस पे ले लेते हैं, और जो आंशिक दाब है, आंशिक दाब जो P है, इसको हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं, ये हमारा O हो गया। ठीक है, तो इनके बीच जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस सरल रेखा की अगर हम लोग ढाल निकालें, इस सरल रेखा की अगर ढाल निकाली जाए, ढाल या इसी को हम लोग कहते हैं प्रवणता, प्रवणता, अगर इसकी ढाल या प्रवणता निकाली जाए तो ये हेनरी स्थिरांक के बराबर होती है। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि मोल प्रभाज यानी विलेयता और आंशिक दाब के बीच ग्राफ खींचा जाए, ये एक्स एक्सिस है, इस पे हम लोग मोल प्रभाज को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम दाब को लेंगे, तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और उस सरल रेखा की अगर हम लोग ढाल निकालें या प्रवणता निकालें तो वो हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक है, नोट करिए, आगे इसके बाद समझाएं। आप लोग पॉज करके लिख लिया करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमा क्या है? अब देखिए, हेनरी का नियम जो है कुछ शर्त पे काम करता है, सभी शर्त पे नहीं काम करता। हेनरी के नियम का अगर पालन होना है तो कुछ उनका जो शर्त है उस पे उसका पालन होना चाहिए। ठीक है, तो हेनरी का नियम केवल निम्न शर्तों पर ही कार्य करता है। पहला क्या है? दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा दाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी हेनरी का नियम कार्य करेगा। अगर दाब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो हेनरी का नियम जो है कार्य करना बंद कर देगा। दूसरा क्या है? ताप बहुत कम ना हो, बहुत ज्यादा ताप कम भी नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है? कह रहे हैं गैस विलायक में कम विलेय होनी चाहिए। जो हमारा जो भी गैस हम ले रहे हैं हेनरी के नियम में, वो विलायक, अब विलायक चाहे द्रव हो, चाहे द्रव के स्थान पर चाहे जल हो या कुछ और भी हो, कोई भी चीज हो, लेकिन जो विलायक हो उसमें कम विलेय होनी चाहिए गैस। ठीक है, इनको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आगे हमको हेनरी के नियम का अनुप्रयोग पढ़ना है। हमारे दैनिक जीवन में हेनरी के नियम का क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है, उसके हेनरी के नियम के एप्लीकेशंस क्या है, उसको हमको पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला उपयोग है, जब कोई व्यक्ति, कोई आरोहक बहुत ऊंचाई पर जाता है, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है बहुत ऊंचाई पर जाता है, तो ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर जो ऑक्सीजन होती है उसका जो वाष्प दाब होता है वो घट जाता है। ऑक्सीजन का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो घट जाता है, और वाष्प दाब जब घट जाता है ऑक्सीजन का, तो इसके कारण जो है जो आरोहक होता है उसके ब्लड में यानी उसके रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आरोहक को कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, और कमजोरी महसूस होती है तो एक प्रकार का ये रोग होता है। इस रोग को हम लोग एनोक्सिया कहते हैं, एनोक्सिया। ठीक है, पहला अनुप्रयोग हमारा ये है। तो यहां देखिए लिखे, अधिक ऊंचाई पर जाने पर O2 का आंशिक वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण आरोहकों के रक्त में O2 की कमी हो जाती है। इससे आरोहक को कमजोरी महसूस होती है, और ये जो रोग होता है इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? एनोक्सिया। ठीक है, दूसरा अनुप्रयोग इनका है, सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद करते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको सोडा वाटर जो कोल्ड ड्रिंक्स होता है उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता बढ़ानी है, विलेयता बढ़ानी है, तो बोतल को क्या करते हैं? हाई प्रेशर पर बंद करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा यहां तक कोल्ड ड्रिंक्स पूरा आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स, या इसी को हम लोग कहते हैं सोडा वाटर। ठीक, अब इतना कोल्ड ड्रिंक्स है और इसमें हमको भरना है CO2, ऊपर से ढक्कन बंद करना है। तो CO2 डालने के बाद ढक्कन बंद करने से पहले जितना आप प्रेशर देंगे, अब ये CO2 उतना ही ज्यादा इसमें विलेय होगा। ठीक है, जितना आप प्रेस करके जितना दाब
दाब देकर ढक्कन को बंद करेंगे उतना CO2 उसमें विलय होगा। अभी हमने बताया कि जितना आप प्रेशर देंगे गैस उतना द्रव में ज्यादा विलय होगा, जितना बाहर से आप हाई प्रेशर देंगे, जितना दाब देंगे वो गैस उतना ही द्रव में विलय होगा। तो यहां से जितना दाब दिया जाएगा CO2 उतना इसमें विलय होगा। ठीक है, इसे का मतलब ये है कोल्ड ड्रिंक्स उतना ही अच्छा होगा। तो इसको हाई प्रेशर देकर तब जाके इस ढक्कन को सील किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा CO2 इस कोल्ड ड्रिंक से अंदर विलय हो सके और हमारा कोल्ड ड्रिंक्स अच्छा हो। ठीक है, एक अनुप्रयोग और है, आप लोग नाम सुनेंगे गोताखोर का। ठीक है, गोताखोर। देखिए गोताखोर जो होते हैं जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो उनके पीठ पर होता है ऑक्सीजन सिलेंडर और उस ऑक्सीजन सिलेंडर में होता है हमारा N2O, O2 प्लस N2, यानी ऑक्सीजन गैस के साथ साथ उसमें से थोड़ी सी मात्रा नाइट्रोजन गैस N2 की भी होती है। तो जब गोताखोर समुद्र के अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद दाब जो है बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि P बराबर होता है HDG, ये होता है P बराबर क्या होता है? HDG। इसका मतलब अगर गहराई बढ़ेगी, नीचे जाएंगे तो गहराई बढ़ेगी, गहराई बढ़ने के साथ साथ ये इसके समानुपाती होता है और जब गहराई बढ़ेगी तो दाब बढ़ जाएगा। जब गोताखोर अंदर जाता है तो होता क्या है कि दाब बढ़ जाता है क्योंकि गहराई बढ़ रही है और ये फॉर्मूला इसमें लगता है P बराबर HDG। अंदर जाएंगे तो गहराई बढ़ेगी और जब गहराई बढ़ेगी तो दाब भी बढ़ जाएगा और जब दाब बढ़ जाएगा तो उस गोताखोर के ब्लड में N2 और O2 जो गैस है उसकी घुलनशीलता बढ़ जाएगी। ठीक है, ब्लड में N2 और O2 की घुलनशीलता तेजी से बढ़ जाएगी तो वहां तो उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तो जब घुलनशीलता बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की अधिकता होगी, ज्यादा ऑक्सीजन उसको मिलेगा। उसका मन यही कहेगा कि हम जल के अंदर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो गोताखोर जल के बाहर आएगा सतह पर तो तुरंत जो है आंशिक दाब एकाएक घट जाएगा। जैसे ही गोताखोर जल के अंदर से फिर बाहर आएगा तो बाहर आने के बाद सतह पे आने के बाद क्या होगा? एकाएक जो है आंशिक दाब घट जाएगा क्योंकि गहराई फिर घट गई। अब जब एकाएक घट जाएगा तो इस O2 और N2 की ब्लड में जो है घुलनशीलता होती है वो भी तुरंत घट जाएगी जिसके कारण ऑक्सीजन की एकाएक कमी हो जाएगी। ठीक है, व्यक्ति को समस्या होगी, एकाएक ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो उसके बाद इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करते हैं, क्या किया गया कि इस जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें O2 और N2 भरा होता है, उसके अलावा इसमें थोड़ी सी गैस हीलियम की भर दी गई, थोड़ी सी हीलियम की मात्रा बढ़ा दी गई, जिसके कारण ये जो ऐसी समस्या हो रही थी कि एकाएक ऑक्सीजन की विलेयता जो रुधिर में घट रही थी रक्त में, जैसे अंदर था गोताखोर तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन की मात्रा ब्लड में बढ़ गई लेकिन जैसे ही बाहर आया एकाएक घट गई। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए उस N2 और O2 में थोड़ी सी हीलियम गैस की मात्रा भर दी गई, जिसके कारण जो है अब यह समस्या का थोड़ी बहुत निदान हो गया, जिससे जो है जो ऑक्सीजन की कमी एकाएक हो रही थी वो एकाएक नहीं होती थी, व्यक्ति बैलेंस हो जाता था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इनको। देखिए आज के लिए बस इतना ही, हेनरी का नियम यहां पे समाप्त हुआ। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम लोग वीडियो 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग जहां भी आपको क्वालिटी अच्छी ना हो वहां आप लोग बढ़ा के वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए और हमेशा फोन को इस अवस्था में करके रखें, हॉरिजॉन्टल ना वो वर्टिकल ना रखें, हॉरिजॉन्टल रख के देखें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।